मेरा नाम शालू है। मेरा पति हर समय लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता था। न घर के खर्च के लिए मुझे पूरे पैसे दिया करता था और ना ही मुझे पत्नी होने का हक दिया करता था। मेरा ससुराल ये सब देखकर बहुत खुश होता था। मैं अपना खर्च पूरा करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग करती थी, तो वो पैसे भी मेरा पति ज़बरदस्ती करके मुझसे छीन कर ले जाता था। एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो गई, तो उसकी बहन मेरे पति से कहने लगी कि भैया अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अपनी बहनों के कहने में आकर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके पहुंची तो भैया और भाभी ने वहां मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। मैं हर रोज रोते रोते ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी। अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था, वो इंसान मेरी कदर तक करना नहीं जानता था। कदर करना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। अभी मैं आगे कुछ सोचती, इस समय मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने अपना सर झटक कर मोबाइल देखा तो सामने एक अजनबी नंबर जगमगा रहा था। मैं समझी कोई क्लाइंट होगा, इसलिए कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, हेलो, हेलो कहते ही एक आदमी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। आप मिस शालू बात कर रही हैं? उसकी बात पर मैं फ़ौरन चौंक गई थी। मैंने कहा जी, बताइए कौन बात कर रहा है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि अगले ही लम्हे फ़ोन बंद कर गया था। मैं हैरानी से स्क्रीन को देखने लगी थी। क्या सिर्फ यही पूछने के लिए फ़ोन किया गया था? मैं अपना सर झटक कर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरी दोनों नंदे कुर्सियों पर बैठी हुई अपने कॉलेज का असाइनमेंट बना रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उनकी मदद कर देती हूँ, मगर अगले ही पल मुझे उनका व्यवहार याद आ गया था और मैं चुपचाप किचन की तरफ चली गई थी। कहने को तो मेरी शादी को पूरे 4 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई एक भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें मुझे तकलीफ न मिली हो। शादी की अगली सुबह ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर मुझे यहाँ पर रहना है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो हर कीमत पर गुजारा करना पड़ेगा, हर बात पर समझौता करना पड़ेगा। पति के होते हुए बिना पति के रहना पड़ेगा और आज पूरे 4 साल हो गए थे। मैं इसी हिसाब से चलती आ रही थी। अभी मैं अपने ख्यालों में आगे और डूबती जब अचानक बाहर से मेरी नंद की आवाज़ आई थी। भाभी, अगर चाय बना रही हो तो हम दोनों के लिए भी बना लेना, और अगर नहीं बना रही तब भी हमारे लिए बनाकर दे दो, हमें काम करना है। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से चाय का पानी चढ़ा दिया था। बेवजह मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करके अपनी ज़िंदगी और ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आज आई हुई फ़ोन कॉल मेरी ज़िंदगी को कितनी मुश्किल में डालने वाली है। कुछ ही देर में चाय बनाकर मैं बाहर आ गई थी, लेकिन अगला लम्हा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। मेरी दोनों नंदें मेरा मोबाइल अपने हाथ में लेकर इंटरेस्ट लेते हुए ऐसे क्या देख रही थी कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से अजीब होते जा रहे थे। मैं उनके सामने चाय रखकर बोली कि किसी की बिना परमिशन के किसी का मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती है। मेरा मोबाइल मुझे दो। जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अब ये मोबाइल तो हम भैया को देंगे, जो गुलाब खिला रही हो, अब भैया ही आपका दिमाग ठीक करेंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हमारे घर की बहू होकर आप हमारा मुंह काला करवाओगी? उसकी बात सुनकर मैं भड़क उठी थी और उसको देखते हुए कहने लगी कि दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कितनी बेहुदा बातें कर रही हो तुम। मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ, उम्र में भी और रिश्ते में भी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली कि आपकी उम्र और रुतबा आज भैया ठीक करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि असली सज़ा क्या होती है। आप लड़कों से चक्कर चला रही हो, ऑनलाइन क्लास की आड़ में आपने अपने बॉयफ्रेंड्स बनाए हुए हैं। आज तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी जान हथेली पर आ गई थी। मैं उसको देखते हुए बोली, क्यों बदतमीज़ी कर रही हो? मेरा मोबाइल मुझे दो। जबकि वो सर नहीं में हिलाते हुए बोली, कौन है आपका जान? बाबू, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, जो ऐसे शब्द दे रहा है? उसने अचानक ही स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई थी। सामने वही अननोन नंबर था जिससे कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी। अब उसके इनबॉक्स में कई अजीब घटिया मैसेजेस थे, जहां पर ज़्यादातर मैसेज एक था कि आपकी आवाज़ का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। आपकी आवाज़ जैसे मैंने कोई आवाज़ सुनी ही नहीं है। आपकी सुरीली आवाज़ आज मेरे कानों में रस घोल चुकी है। मैं कल भी फ़ोन करूँगा। मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ।
जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात के लिए भी ज़रूर आऊँगा। जबकि मैं उसको देखते हुए बोली, देखो, मेरी बात पर भरोसा करो, ये एक अननोन नंबर था। तुम मैसेज ध्यान से रीड करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने सिर्फ हेलो कहा था और उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या आप मिस शालू हैं। मेरे जवाब देते ही उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया था। इससे ज़्यादा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। मेरी बात सुनकर वो दोनों कहने लगी कि आखिर आप अजनबी नंबर उठाती ही क्यों हो? हम तो नहीं उठाते। हमारे पास भी अक्सर ऐसे कॉल आते रहते हैं, लेकिन आप ही ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करती हो। आपको लगता है कि हम पागल हैं। आज आने दो भैया को और मम्मी को भी। आज फैसला होकर रहेगा कि आप जैसी औरत हमारे घर में नहीं रह सकती। आपकी वजह से तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। कुछ समय के बाद हमारी भी शादी की उम्र हो जाएगी और रिश्ते के लिए हमें खूब बेइज्जत किया जाएगा, जिसका सामना करने की हम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आ जाएं एक बार मम्मी और भैया घर पर, दोनों को आपकी हकीकत दिखाई जाएगी। उनकी बातें सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर बोली कि तुम दोनों मेरी बात का विश्वास करो प्लीज़। तुम दोनों की बातों से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा भाई तो वैसे भी मौके की तलाश में रहता है मुझे डिवोर्स देने के लिए। मेरा घर बर्बाद करके आखिर तुम दोनों को क्या हासिल होगा? मैं तो कभी तुम दोनों से उलझती भी नहीं हूँ। हर काम खामोशी से कर देती हूँ। तुम लोगों की हर बात मानती हूँ। जबकि मेरी दूसरी नंद मुझे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने घर जाकर करना। अब जाओ यहाँ से, हमारे सर पर सवार मत हो। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली थी और उसको देखते हुए बोली थी कि फिलहाल मेरा मोबाइल तुम लोग मुझे दे दो। तुम्हें अपने भैया से जो कहना है कह देना, मगर मेरा मोबाइल तो मुझे दो। मेरी क्लास है, मुझे अटेंड करना है। मगर वो दोनों मोबाइल पीछे करते हुए कहने लगीं कि नहीं नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते तब तक ये मोबाइल हमारे पास रहेगा और हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल देना है तो हम आपको मोबाइल दे देंगे, लेकिन पहले भैया को तो मोबाइल में मौजूद मैसेजेस दिखा दें। कभी आपके पास मोबाइल जाते ही आप मैसेजेस को डिलीट कर दो और फिर हमारे पास कोई सबूत ही न रहे बात करने के लिए। इसके अलावा तो आपके मोबाइल आज मिलने से रहा। ये कहते ही वो दोनों चाय के कप उठाकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। ये क्या मुसीबत है जो मेरे गले लग गई थी? बेवजह की कॉल मैंने उठा ली थी। मैं दिल ही दिल में अब तय कर चुकी थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब किसी अननोन नंबर की कॉल रिसीव नहीं करूंगी। मैं रोते रोते कमरे में आकर बैठ गई थी। जिंदगी ने मुझे बहुत अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरा पति एक वैन ड्राइवर था। वो हमें कॉलेज से लेने आता था। मेरे साथ ही कई लड़कियां भी हुआ करती थी और कई लड़कियां मेरे पति को पसंद भी करती थी, क्योंकि वो शक्ल सूरत का अच्छा था, कम उम्र का था और उसकी स्मार्टनेस देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक वैन ड्राइवर है। फिर इतना स्मार्ट, तो फिर ऐसा इंसान किसको पसंद नहीं होगा? ऊपर से उनका अंदाज ही ऐसा था कि हर लड़की अपना आप खुद ही उन पर न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। उसी दौरान उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। मैं इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन उनकी बातें मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी थी। मैंने जब अपनी मम्मी को इस रिश्ते के बारे में बताया था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। मेरी मम्मी का कहना था कि बेटी, जो लड़का सबसे बात करता है, जो लड़का रोज़ कई लड़कियां उठाकर उनके घर पर छोड़ता है, वो ठीक नहीं है। और ड्राइविंग लाइन में शामिल होने वाले जवान लड़के ज़्यादातर ड्रिंक करते हैं। जबकि मैं अपनी मम्मी की बात सुनना चाहती ही नहीं थी। मैंने उनसे खूब झगड़ा किया था। हकीकत ये थी कि मुझे भी मेरे पति विकास बहुत पसंद थे। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि आप मेरी खुशी में खुश होना ही नहीं चाहती, बस हर समय मुझे अपने घर पर बैठाना चाहती हैं, ताकि आपकी बहुएं मेरा जीना दुश्वार करती रहें, या आप मेरी कमाई खाना चाहती हैं। दरअसल कॉलेज के समय भी मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचिंग करती थी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती थी, जो आधी मैं रखती थी और आधी अपनी मम्मी को दिया करती थी। मेरी इस बात में शायद मेरी मम्मी का दिल तोड़ दिया था और वो मेरी शादी विकास से करवाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी मुलाकात जब मेरी विकास के घर वालों से हुई थी, तो मैं काफ़ी हैरान रह गई थी। उनकी फैमिली बहुत ही अजीब टाइप की थी। बहनों की बातें, उनकी मम्मी का व्यवहार। मेरी मम्मी ने उन लोगों के जाने के बाद इस रिश्ते से मुझे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि तुम इस घर में नहीं रह पाओगी बेटी, तुम एक अलग दिमाग की लड़की हो जिसने हमेशा आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर होगा कि तुम किसी और को अपने लिए सिलेक्ट करो। ये तुम्हारी कोई चाहत पूरी नहीं कर पाएगा।
इसकी माँ और बहनें इस पर हावी हैं। वहाँ तुम खुश नहीं रहोगी। जिस घर में बेटे पर उसकी माँ के साथ साथ बहनों का भी हुक्म चलता हो, जो अपनी बहनों का गुलाम हो, उस घर में कभी भी लड़की अपना हक लेने के लिए अपने पति से नहीं कह सकती। उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी इन लोगों को देखकर यही लगता है कि तुम उनके यहाँ खुश नहीं रह सकोगी। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ, मेरी बात मान लो। मगर मेरे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ विकास की मोहब्बत बैठी हुई थी। उसकी मीठी मीठी बातें, उसके दिए हुए गिफ्ट, सुहाने सपने, इन सारी चीज़ों की वजह से मैं अपनी माँ को गलत समझने लगी थी और घर में झगड़ा शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि मम्मी ने मजबूरन मेरी शादी विकास के साथ करवा दी थी। लेकिन विदाई के समय उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, ये रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से किया है, तुम मरो या जियो, तुम्हारा संबंध अब इस लड़के से है और अब इसके घर वालों से है। मेरे दरवाजे पर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई शादीशुदा हैं, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो बेहतर होगा अपना घर बसाना। मेरे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें मेरा कलेजा चीर गई थी। वो मेरी माँ थी, मुझे ऐसे कैसे बोल सकती थी? लेकिन शायद मेरे शब्द, मेरा व्यवहार उन्हें भी मुझसे लाचार कर चुका था। उनकी बात ना मानकर उन्होंने मजबूरी में ये सब कुछ कह दिया था। हालांकि मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से की गई थी। मम्मी ने मुझे दहेज में एक एक चीज़ दी थी। भैया ने मुझे सोने का सेट भी दिया था। जिंदगी मुझे सुहानी लगने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई, तो यहाँ पर गुजरने वाला एक एक लम्हा मौत जैसा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सारे मेहमान शादी हॉल से ही चले गए थे। शायद मेरे ससुराल वालों का व्यवहार ही ऐसा था कि किसी ने भी घर आने की कोशिश नहीं की थी। मुझे लगा था कि मेरा स्वागत बहुत अच्छे और शानदार अंदाज में किया जाएगा, क्योंकि मैं इस घर की पहली बहू थी। मेरे साथ रस्म व रिवाज किए जाएंगे जो नॉर्मली हर दुल्हन के साथ होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पति की माँ और बहनें मुझे कार में ही छोड़कर खुद अंदर चली गई थी। हैरानी तो मुझे इस बात पर हुई थी कि मेरा पति भी वहाँ मेरे साथ ठहरा नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे पलटकर देखना भी गवारा नहीं समझा था, बल्कि अपनी बहनों के पीछे ही हाँ हूँ करते हुए चले गए थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन हिम्मत करनी थी। सारी रात मैं गाड़ी में तो पागलों की तरह बैठकर नहीं गुजार सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, किसी ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया था। इसलिए हिम्मत करके गाड़ी से बाहर खुद ही आ गई थी और अपना लहंगा संभालकर खुद ही विकास के घर के अंदर दाखिल हुई थी। लेकिन दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो गया था। सब अपने कमरों में बंद हो गए थे। मैं नई नवेली दुल्हन लहंगा संभालते हुए उनके घर के आंगन में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी। अक्सर विकास ने मुझे वीडियो कॉल पर अपना कमरा दिखाया था, इसलिए मुझे पता था कि उनका कमरा कौन सा है। मैंने गहरी सांस लेकर उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। लेकिन जैसे ही मैं करीब आई और मैंने अंदर से आती हुई आवाज़ सुनी, तो मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन चुका था। अंदर वो किसी लड़की से बेबी शोना करके माफ़ी मांग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। जिस इंसान की खातिर मैंने अपनी माँ को मायूस कर दिया था, अपनी विधवा माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने भाइयों से झगड़ा किया था, अपने आप को बर्बाद कर लिया था, वो इंसान शादी की पहली रात किसी दूसरी लड़की से माफ़ी मांग रहा था, जबकि अपनी पत्नी को बाहर गाड़ी में बैठा ही छोड़ आया था। इस ख्याल ने ही मेरी जान निकाल दी थी। लेकिन मैंने हिम्मत की थी और अपने आप को समझाया था कि हो सकता है वो मेरे साथ मजाक कर रहा हो। ये सोचकर मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, जो कि कुछ ही लम्हों में ही दूर हो गई थी। मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था और वो पूरे तरीके से कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे थे। अक्सर हम दोनों के बीच भी जब बहुत नाराज़गी हो जाती थी, तो वो मुझे ऐसे ही मनाया करते थे। उनका अंदाज सबसे अलग था, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। मुझे देखते ही वो बुरी तरह से गड़बड़ा गए थे और जल्द ही मोबाइल बंद करके सीधे हो गए थे। जबकि मैं उनको देखते हुए बोली कि ये सब क्या है विकास, कौन थी ये लड़की वीडियो कॉल पर? जबकि वो फौरन बोले कोई भी नहीं थी, मैं तो बस वीडियो बना रहा था ताकि कभी तुम नाराज़ हो जाओ तो मैं ये तुम्हें वीडियो दे सकूं। जबकि मैं सिर्फ नहीं, मैं सर हिलाते हुए कहने लगी कि आप बेवकूफ़ किसी और को बनाना। पीछे से लड़की की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने कहा ये सब क्या चल रहा है? विकास, कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर लो प्लीज़। मेरी शादी की आज पहली रात है, उसे बर्बाद मत करो।
मेरी बात सुनते ही वो अपना कॉलर सीधा करते हुए बोले कि बकवास बंद करो और ये फालतू के नाटक मत करो। जाओ तुम इजी हो जाओ, इसके बाद हम तसल्ली से बात करते हैं। मैं फौरन कहने लगी कि ये मुझसे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप? हमारी अभी अभी शादी हुई है, ना आपने मेरी तारीफ की है, न मुझे कोई गिफ्ट दिया है, न कमरे में मेरा कोई वेलकम किया गया। और ये कमरा किस तरह उजड़ा हुआ है, आपने कमरे में एक फूल भी नहीं लगाया। मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले ही वो कहने लगे कि हो क्या गया है तुम्हें? अब क्या मैं तुम्हारे लिए अपने कमरे में फूल लगाता फिरूं? दरअसल मेरी मम्मी ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि घर में जवान बहनें हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब घटिया हरकतें नहीं होंगी। और फिर अब तुम आ गई हो ना घर में, इज्जत से तुम्हें बारात लेकर लेने गया था ना, तो अब क्या चाहती हो कि अपने घर में भी फिजूल खर्ची करूं, अपनी माँ और बहनों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसी घटिया हरकतें मुझसे नहीं आती, इसलिए तुम भी अपने दिमाग से उल्टी सीधी बातें निकाल दो। इतना कहते हुए ही वो वॉशरूम की तरफ चले गए थे, जबकि मैं बिल्कुल खामोश होकर बिस्तर पर बैठ गई थी। कमरे में मेरा ही दहेज था। ये तो तय था कि ये कमरा खाली होना था और ये इंसान मुझे ज़मीन पर बिठाने वाला था। मेरी आंखों में एकदम से नमी सी आ गई थी। अपने पति का ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरी ज़िंदगी की अनोखी शादी है, जहाँ पर पहली ही रात में लड़की के साथ ससुराल वालों ने और पति ने ऐसा व्यवहार किया है। वरना आम तौर पर शादी करके जब दुल्हन घर आती है तो घर वालों की खुशी अलग ही होती है और उसके पति की खुशी के तो ठिकाने ही नहीं होते, खासकर तब जब लड़के ने अपनी पसंद की शादी की हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मैं घबराई हुई नज़रों से उस मोबाइल को देखने लगी थी, जिसके सामने अभी कुछ देर पहले मेरे पति खड़े उठक बैठक कर रहे थे। कुछ सोचकर मैंने अपने कदम मोबाइल की तरफ बढ़ाए थे। दिल अजीब सी कंडीशन में जाकर डूब गया था। मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया था। जैसे ही मोबाइल खोला तो इत्तेफाक से वो मोबाइल लॉक भी नहीं था। मैं फ़ौरन व्हाट्सएप पर गई और अगला लम्हा मेरी जान निकाल देने वाला लम्हा था। वहाँ पर लगभग 4 लड़कियों को आई लव यू का मैसेज भेजा गया था। मैं जैसे जैसे चैट्स पढ़ रही थी, मेरे बदन से पसीना पानी की तरह बहने लगा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, दिल में दर्द की एक तेज़ लहर उठी थी और मेरे हाथ कांपने लगे थे कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं तीसरी प्रोफाइल खोलती, उसी पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया था और मेरे पति भी धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ गए थे। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वो मेरे हाथ से अपना मोबाइल झपटते हुए बोले कि तमीज़ नहीं है तुम्हें थोड़ी सी भी? इंसान की कुछ प्राइवेसी भी होती है। मेरे बिना इजाज़त तुम मेरे मोबाइल में कैसे घुस सकती हो? जबकि मैं उनको देखते हुए कहने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी शादी हुई है आपके साथ, अब आपकी हर चीज़ पर मेरा हक है और आपको मेरी हालत दिखाई नहीं देती। पहली ही रात में आपने मेरा भरम तोड़ दिया। मैं आप पर कितना भरोसा करती थी। आप कितनी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं या आप किन लड़कियों से बातें करते हैं, आपको थोड़ा भी एहसास है कि आप कर क्या रहे हैं? मैंने आपके साथ कितने सुहाने सपने देखे थे। आपने मुझसे अपने वादे किए थे और क्या क्या नहीं कहा था आपने मुझसे, मगर शादी की पहली रात ही आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज की रात आपके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, लेकिन ये जो सब मैं देख रही थी, इन सब ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। जबकि वो मुझे देखते हुए कहने लगे कि शालू, ये सारी लड़कियां टाइम पास है, मुझे तुमसे ही तो मोहब्बत थी और देखो मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। मेरी मोहब्बत आज मेरे घर में, मेरे कमरे में मौजूद है। वो धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ चुके थे और कहने लगे कि देखो, तुम रोना बंद करो, तुम छोड़ो इन सब चीज़ों को। आज हम दोनों की सुंदर और हसीन रात है, तुम इन बातों को नज़रअंदाज करो और बस मुझे फील करो। ये कहते हुए ही वो मेरे करीब आने लगे थे, जबकि मेरी नज़र भटक भटक कर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए उनके मोबाइल पर जा रही थी और दिल लगातार खून के आंसू रो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी हद पार कर रहे थे, मेरे करीब आकर आज की रात के सारे हक ले रहे थे। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। सारी रात मेरी अजीब तरीके से गुजर रही थी। कहने को हर लड़की के लिए ये रात बहुत ही सुंदर होती है, उसकी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल रात और यादगार रात, लेकिन मेरे लिए वो रात सबसे बदतर रात थी। अगली सुबह का सूरज पूरी तरह से रोशन हो चुका था। मेरी आंख बाहर होते हुए शोर से खुली थी। मैं फौरन ही उठकर बैठ गई थी। कमरे में विकास कहीं भी नहीं थे। वो कहाँ थे मुझे नहीं पता था।
लेकिन बाहर से किसी के लड़ने और रोने की बुरी तरह से आवाज़ें आ रही थी। मैं चुपचाप उठकर बाहर की तरफ आई थी। साड़ी का पल्लू अच्छी तरह से अपने सर पर रख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो अगला लम्हा मेरे लिए मौत के बराबर था। एक लड़की मेरे पति के साथ लगकर खड़ी हुई थी और लगातार बुरी तरह से रोई जा रही थी, जबकि मेरे पति उसको थाम कर संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने कदमों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी, जबकि अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति इतना घटिया इंसान निकल सकता है। वो लड़की रोते रोते कह रही थी कि विकास, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपकी खातिर अपने 2 बच्चे बर्बाद कर दिए, अपने आप को आप पर न्यौछावर कर दिया, मैंने अपना घर तक छोड़ दिया और आप मेरे अलावा किसी और से शादी करके बैठ गए हैं। आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। आप क्या समझते हैं खुद को? आपने मेरे साथ धोखा किया है, बेवफाई की है, मेरा फ़ायदा उठाया है। उसकी बात से विकास बुरी तरह से डर गए थे। वो उसका चेहरा बार बार थामकर उसे खामोश रहने का बोल रहे थे। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मेरी सांस रुक रही थी। वो लड़की आगे कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जिंदगी ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे अपने पति की हर हरकत मेरी आंखों के सामने आने लगी। सास और नंद का व्यवहार मेरे साथ गलत रहा, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं अब इस घर में आ चुकी थी। पीछे सारी कश्तियां जलाकर आई थी, इसलिए आगे मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही और इस घर में अपने पति की बेवफाई, धोखेबाजी के किस्से बर्दाश्त करती रही। अभी मैं आगे और ख्यालों में डूबती जब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला। मैं कुछ कहती इससे पहले ही विकास मेरे करीब आए थे और मेरा बाजू थामकर मुझे दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी नाक के नीचे ये गुल खिलाने की? मेरी पत्नी होकर तुम दूसरे मर्दों के साथ संबंध में रहती हो। अब समझ आया मुझे कि तुम इतना चिढ़ती क्यों हो। जबकि मैं उनसे दूर होते हुए बोली, मैं आपसे नहीं बल्कि आप मुझसे चिढ़ते हैं और आपके लिए मैं अनजान हूँ, आप नहीं। आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, मेरा मोबाइल देख सकते हैं और उन मैसेज को भी देख सकते हैं जिनको आपकी बहनें गलत रंग देकर आपके सामने बयान कर रही हैं। मेरी बात सुनकर अचानक उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया था और मुझे देखते हुए कहने लगे कि तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, एक तुम ही पढ़ी लिखी हो, टीचर हो। जबकि मैं फ़ौरन से ही बोली थी कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप क्यों मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं? विकास, बस बहुत हो गया। बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आपको मुझ पर रहम नहीं आता? मैं रोते हुए बोली थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि वो मुझे देखते हुए बोले कि मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करना। मैं अभी तुम्हारा मोबाइल देखकर आ रहा हूँ, उसमें पैसे आए हुए हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट देख लिया है, जिसका मतलब है कि तुमने पैसे निकाल भी लिए हैं। मुझे पैसे दो, मुझे काम से जाना है। इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनको देखते हुए कहने लगी कि मेरे पास भी कोई फिजूल के पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ, सारे पैसे आप ले जाते हो और फिर भी इल्ज़ाम मुझे ही दे रहे हो। बस बहुत हो गया। मैं इस तरह अब आप पर अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आपको अपने पैसों में से अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे मजबूती से थाम लिया था और दीवार के साथ लगा दिया और मेरे चेहरे को दबोच कर कहने लगे कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, जितना कहा है उतना करो। पैसे दो, वरना तुम्हें यहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या मुझे पता नहीं है तुम्हारी हरकतों के बारे में? और क्या मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी कमज़ोरी मेरे पास है? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे हर स्टूडेंट को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। उल्टी सीधी बातें उनके पेरेंट्स को बताऊंगा। फिर वो सब तुमसे तंग आ जाएंगे। फिर देखूंगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है तुमसे। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसे देकर मामला यहीं पर ख़त्म कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से दुखा था। कभी कभी मुझे हैरानी होती थी कि वो कितने घटिया इंसान हैं। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिंदगी इतनी तंग हो जाएगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था।
अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे कदमों से मैं अलमारी की तरफ बढ़ी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सैलरी आई थी, मगर कहते हैं ना कि आने से पहले ही ऊपर वाला फैसला कर देता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा। शायद मेरे पैसे भी हर बार तय हो जाते थे, तभी तो मेरा पति मेरे पैसे आने के बाद फौरन मुझसे छीन लिया करता था। मेरे पैसे इस घटिया इंसान के हाथों में ही खर्च होते थे। मैंने रोते हुए अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में थमा दी थी, जबकि वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि आज प्रगति को डेट पर ले जाऊंगा और हर रात के लिए मेरे कपड़े निकाल देना, वो ब्लैक शर्ट और ग्रे वाली पैंट निकाल देना और साथ में मेरा ब्लैक कोट भी निकाल देना, वो थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा। मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता हूँ। वो मेरी जान जलाकर कमरे से चले गए थे। मैं रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी और सोच रही थी कि क्यों मैंने इस इंसान को पसंद किया था। वो कौन सी घड़ी थी जिसमें इससे मोहब्बत करने लगी थी, इसकी बातों में आ गई थी, और क्यों मेरी इसके साथ शादी हो गई। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी जो मैं इस इंसान पर भरोसा कर बैठी, और आज इसके घर में इसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका धोखा बर्दाश्त कर रही हूँ, इसकी बेवफाई को सह रही हूँ और अपनी आंखों के सामने देखती हूँ कि ये मेरा हक दूसरी लड़कियों को देता है। मेरे दिल में जो तकलीफ थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए थे और घसीटती हुई खुद को अलमारी के करीब ले आई थी। मुझे पता था अगर मैं इस घटिया इंसान के कपड़े नहीं निकालूंगी तो बेवजह ही वो घर जाकर मुझ पर चीखेगा, चिल्लाएगा, मुझे तंग करेगा, मुझ पर हाथ उठाएगा, और मुझ में अब और उसके अत्याचार सहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। जल्दी जल्दी मैंने उसके कपड़े निकालकर प्रेस कर दिए थे और बाहर आकर अपनी नंदों से मोबाइल ले लिया था, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी क्लास थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया था। रोने की वजह से मेरा चेहरा काफ़ी लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी। मैं दिखने में बदसूरत नहीं थी, बल्कि काफ़ी अच्छी थी। शादी से पहले कई लोग मेरे दीवाने थे, कई रिश्ते मेरे लिए आते थे, लेकिन मैं सिर्फ विकास के लिए ही पागल थी। और कहते हैं ना, जब आप हज़ारों को ठुकराकर किसी एक को सिलेक्ट करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि मैं तो इस इंसान की प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने घर वालों की बात भी ना मान सकी, जिसकी सज़ा मैं आज भुगत रही हूँ। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। सारी चीज़ों को ढंग देते देते आधा घंटा बीत गया था और अगले ही लम्हे मैंने अपनी क्लास शुरू कर ली थी। मैं एक साथ दो बच्चों को इस समय ट्यूशन देती थी। वो दोनों बच्चे खामोशी से अपनी बुक्स लेकर बैठे थे, जबकि मैं पूरी तरह से उन्हीं पर ध्यान देकर पढ़ाने लगी थी। मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जो हुआ था, फिलहाल मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, क्योंकि इतने साल मैंने इस घर में सब कुछ नज़रअंदाज करके ही गुजारे थे। अगर मुझे अपने करियर पर फोकस करना था तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में सोचना चाहती थी। बीते हुए समय और आने वाले समय दोनों मैंने एक तरफ कर दिए थे, और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियां थी जिन्हें मैं खुद करती जा रही थी। क्लास मैंने लगभग 1 घंटे तक ली थी। होमवर्क वगैरह देकर मैं मोबाइल बंद करके चुपचाप वहीं बैठ गई थी। दिमाग पर अब दोबारा विकास और उनकी हरकतें सवार होने लगी थी। शादी की सुबह बेहोश होने के बाद मेरी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली थी। मैं कुछ देर समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग अपने होशो हवास में आया था तो मैंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया था कि मेरे पति को बुलाओ, लेकिन वो तो जैसे अस्पताल में मुझे छोड़कर कहीं गायब ही हो गए थे। विकास का वजूद कहीं भी नहीं था, सिर्फ मेरे भैया अस्पताल में खड़े हुए थे। वो दोनों ही मुझे समझाने लगे थे कि तुम तसल्ली से काम लो, हम उससे बात करेंगे। मैंने उन्हें रोते हुए कहा था कि भैया, कल उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बल्कि मैंने उनको अपने साथ होने वाली पूरी बात के बारे में बता दिया था, और सुबह जो लड़की बोल रही थी उसके बारे में भी एक एक बात बता दी थी। मेरे एक भैया ने तो खामोशी से मेरी बात सुन ली थी, जबकि दूसरे भैया ने मुझे खूब जलील किया था। कहने लगे थे कि जब हम तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें समझा रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि वो लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है, तब तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई थी? हमने तुम्हें कितना मना किया था कि तुम ये सब मत करो, अपने कदम रोक लो, तब तुमने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि हमसे, अपने भाइयों से, अपनी माँ से बगावत पर उतर आई थी। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर इस इंसान की तरफ हो गई जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मगर मेरे दूसरे भैया ने मेरा उस समय बहुत साथ दिया था, और छोटे भैया को भी समझाया था कि इस समय हमारी बहन की हालत ठीक नहीं है, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। हम विकास से बात करेंगे कि ये क्या तमाशा है।
वो हमारी बहन को इस तरह रुसवा नहीं कर सकता। अब शादी हो चुकी है तो निभाना हर कीमत पर पड़ेगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। शाम के समय पूरी पंचायत बैठाई गई थी और जब विकास से बात की गई थी तो उनका परिवार हाथ खड़े कर चुका था। उनका कहना था कि अगर आप लोगों को और आपकी बेटी को हमसे इतनी ही परेशानी है तो अपनी बहन को ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपने बेटे की कहीं दूसरी जगह पर शादी कर देंगे। वो लोग बहुत ही बगैरत थे, लेकिन हम इज्जतदार परिवार से संबंध रखते थे, फिर कुछ नहीं होना था। मेरे भाइयों ने मुझे ही समझाया था कि शादी से पहले तो ज़िंदगी में हज़ार लड़कियां होती हैं, लेकिन शादी के बाद एक लड़की अपने पति को संभालती है तो अपने तरीके से। अब जब तुम उसके घर जा ही चुकी हो, उसकी पत्नी बन ही चुकी हो, तो फिर तुम्हें अपना घर खुद ही बनाना होगा। अपने पति को संभालो, वो संभल जाएगा। तुम पत्नी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मम्मी ने ये भी कहा था और फिर उन्होंने एक ही बात कही कि देखो, ये रिश्ता तुमने अपनी पसंद से अपने लिए चुना था। अब तुम्हारे साथ जो भी होता है ये तुम्हारी अपनी परेशानी है, तो मुझे या अपने भाइयों को घड़ी घड़ी तुम परेशान नहीं कर सकती। अब जाओ और अपने ससुराल में जैसे तैसे एडजस्ट करो, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी बातें मेरे कलेजे को चीर गई थी, मगर उन्होंने शादी से पहले भी मुझे कई बार ये बात समझाई थी कि जो इंसान ड्राइवर होने के बावजूद ऐसी हरकतें कर रहा है, यकीनन वो कहीं और भी मुंह मार चुका होगा। लेकिन मैं अकल की अंधी अपने घर वालों के ही खिलाफ होकर इस अजनबी पर भरोसा कर चुकी थी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। पंचायत होने के बाद मेरी पहचान को मेरे ससुराल वालों ने दो कौड़ी का करके रख दिया था। शादी की अगली रात मुझे लगा था कि मेरे पति अपनी हर गलती पर पछतावा करेंगे, मगर वो तो कमरे में आए ही नहीं थे। अगली सुबह जब मैंने अपनी सास से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने सिंपल शब्दों में जवाब दिया कि वो तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ नैनीताल गया हुआ है, लगभग 2 दिन के बाद आएगा। तुम जाकर किचन संभालो, तुम इस घर की बहू हो, बहुओं का काम घर के कामकाज करना और किचन संभालना ही होता है। जबकि मैं हैरानी से अपनी सास को देख रही थी। वो ऐसे कैसे कह सकती थी? ऊपर वाले ने उनको भी 2 बेटियां दी थी, ये बात वो क्यों भूल गई थी? मैं रोते हुए कहने लगी कि मम्मी जी, आप तो माँ है ना अपने बेटे की, तो फिर आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हैं? आप अपने बेटे को पाप की तरफ क्यों धकेल रही हैं? मैं पत्नी हूँ उनकी, वो आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि मेरी बात पर मेरी सास सिर्फ इतना ही बोली थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तुम दोनों का आपस का मैटर है, मैं मजबूर हूँ। वो इस घर का खर्च चलाता है, अब वो क्या करता है क्या नहीं, ये उसकी परेशानी है। अब जवान औलाद पर हम डंडे का जोर तो नहीं रख सकते ना। उनकी बातें मुझे बहुत ही उदास कर गई थी, मगर मैंने फिलहाल खामोशी जाहिर की थी और यही खामोशी मेरे गले का फंदा बन गई थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी और मेरे पति की हरकतें बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं थी। न वो मुझे पत्नी होने के हक देते थे, न घर का खर्चा देते थे, न इज्जत देते थे, न मेरी कदर करते थे। 1 साल तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी से पैसे मांग मांग कर अपना गुजारा किया था, लेकिन अब मुझे शर्म आने लगी थी, इसलिए मैंने काम तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे पास मोबाइल था और पढ़ाने की स्किल भी थी। अपनी प्रिंसिपल से बात करके मुझे कुछ ट्यूशन मिल गए थे, जिन्हें मैं घर बैठकर ही देने लगी थी। और जैसे ही ये खबर मेरे पति को हुई तो वो मुझसे बहुत खुश हुए थे, मगर मुझे पता ही नहीं था कि इस खुशी के पीछे आखिर क्या राज है। 1 महीना गुजरने के बाद जैसे ही मेरी पहली सैलरी मेरे हाथों में आई तो उन्होंने सारे पैसे मुझसे छीन लिए थे। उनका कहना था कि तुम इस घर में रह रही हो, यहाँ का खा रही हो, यहाँ की हर चीज़ इस्तेमाल कर रही हो, यहाँ रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए तुम्हें यहाँ रहना है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब अगर तुम कमाना शुरू कर चुकी हो तो मेरी मदद करो, मैं कब तक वैन चलाता रहूँगा? मुझे अपना बिजनेस करना है और तुम अच्छे अच्छे ट्यूशन पकड़ो ताकि हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने अपने होठ बंद कर लिए थे। वैसे भी इस इंसान से कुछ भी कहना बेकार था। कुछ महीनों तक मैंने ये तमाशा बर्दाश्त किया था, मगर धीरे धीरे मुझे भी चालाकियाँ समझ आना शुरू हो गई थी। आधी सैलरी मैं अपने पति के सामने रख देती थी और बाकी की आधी सैलरी में छुपा लिया करती थी ताकि मेरे पास कुछ पैसे बच सकें। लेकिन मुझे अपनी मम्मी पर अफसोस होता है। जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर मेरी मम्मी चाहती तो मुझे इस आदमी से शुरू में ही अलग करवा सकती थी, मेरी और कहीं पर शादी करवा देती, मेरे साथ ये सपना होता। मगर शादी के 2 साल बाद
मेरी मम्मी की मौत हो गई थी। वो इस दुनिया से बहुत ही जल्द विदा हो गई थी और असली तमाशा उसी के बाद शुरू हुआ था। मेरे पति को जो थोड़ा बहुत डर मेरे मायके का था, वो पूरी तरह से मिट गया था। मेरे भाइयों को मुझसे कोई मतलब नहीं रहा था। वो अपनी जिंदगियों में मगन रहते थे। उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे। बहन किस हाल में है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर जिंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि मैं अब कमा रही थी, तभी खा भी पा रही थी, क्योंकि मेरे पति कुछ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ चक्करबाजियां करना उन्होंने अपना काम बना लिया था। अगर कोई अमीर लड़की मिल जाती तो अच्छा खा लिया करते थे, और अगर नहीं मिलती तो मैं ही पूरे घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जूते की नोक पर रखा जा रहा था। अभी मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी जब अचानक किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन घबराकर खड़ी हुई थी। दरवाजे पर मेरी नंद खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोली कि भाभी, देखो ना, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। जब से मासी के घर से आई हैं, आंखें ही नहीं खोल रही हैं, और अभी तो उन्होंने अजीब अजीब आवाज़ें भी निकाली थी और अब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हैं। अपनी नंद की बात सुनकर मेरी जान होठों पर आ गई थी। जिस तरह का नज़ारा उसने मुझे बताया था, वो मेरी आत्मा को हिला चुका था। मैं फौरन दौड़ती हुई बाहर आई थी और अपनी सास के कमरे की तरफ भागी थी। मगर मेरी नंद के कहने के मुताबिक वो सच में ठंडी पड़ चुकी थी। उनकी मौत हो गई थी। हम फौरन उनको अस्पताल लेकर भागे थे। मैंने अपने पति को भी रास्ते में फ़ोन कर दिया था। वो भी डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मगर हमें वहां जाते जाते बहुत देर हो गई थी। मेरी सास भगवान को प्यारी हो चुकी थी। घर में चारों तरफ दुख का माहौल छा गया था। उनकी दोनों बेटियों की हालत बहुत ख़राब थी। यही हाल मेरे पति का भी था। मगर ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला सिर्फ वही है। वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा था। मेरी सास की मौत को आज पूरे 2 हफ्ते बीत गए थे। आज मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, मगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि घर में कैसा तूफान खड़ा होने वाला है। क्लास लेना मेरे लिए कितना तकलीफदेह होगा। अभी मैं फ्री ही हुई थी जब मुझे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। मैं दौड़कर बाहर गई तो मेरी दोनों नंदे अपने भाई से लड़ रही थी। मैंने ध्यान दिया हुआ था कि मामला मुझसे ही जुड़ा हुआ है। मेरी छोटी नंद मेरे पति को देखते हुए कहने लगी कि भैया, अगर आपने इस औरत को अभी के अभी नहीं छोड़ा तो हम दोनों बहनें ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हम कमाएंगे, हम इस घर को चलाएंगे, लेकिन इस लड़की को हम अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी की वजह से हमारी माँ मर गई है। अगर ये कमरे से जल्दी बाहर आ जाती तो वो बच जाती। यही कसूरवार है उनकी मौत की, जो टाइम पर उनको अस्पताल लेकर नहीं गई। आज देखो, हमारी माँ को मरे हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और ये अपने काम पर लग गई है। इसको बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है। जबकि मैं फौरन कहने लगी कि अगर काम नहीं करूँगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और मैं कौन सा नाच रही हूँ, कमरे के अंदर बैठकर क्लास ही तो ले रही थी ना। अभी मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले ही मेरे पति करीब आए थे और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार कर बोले कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तुम जैसी औरत किसी का दुख नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। जल्द ही तलाक के पेपर तैयार करवा लूँगा, लेकिन तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। ये शब्द जैसे थप्पड़ की तरह थे, जो मेरी 4 साल की बर्दाश्त पर पड़े थे। मैं हर दिन एक उम्मीद पर जीती थी कि कभी तो मेरे पति को मुझसे मोहब्बत होगी, कभी तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। मगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पासा इस तरह से भी पलट जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कुछ समझती इससे पहले ही मेरी दोनों नंदे अपने भाई से कहने लगीं कि भैया, इसे बाहर निकाल दो। मेरा पति अभी आगे बढ़ता, उन्होंने खुद ही मुझे धक्के देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया था। जबकि मैं अब रोने लगी थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मेरे पास अब ऐसा कोई घर भी नहीं है जो मुझे सहारा दे सके। लेकिन ये बात उनके लिए बहुत फिजूल थी। उन्होंने मेरा रोना पीटना बिल्कुल भी नहीं सुना था और मुझे बाहर निकाल दिया था। मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल और कुछ सामान था। ये तो तय हो गया था कि मैं अपने मायके जाकर अपना सामान उठाने का इरादा रखती थी। लेकिन अभी फिक्र मुझे घर की हो रही थी कि पता नहीं मेरे भाइयों का रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल मैं घर चली गई थी, लेकिन जब मैंने अपनी भाभियों को और अपने भाई को बिठाकर ये बात बताई तो उनका व्यवहार बहुत अजीब था। मेरी भाभियाँ तो मुझे सीधा सीधा कहकर अपने कमरों में चली गई थी कि ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। जब मम्मी तुम्हें रोक रही थी तो तुम खुद ही आवारा बनकर विकास से शादी करने के लिए पागल हो रही थी।
अब जो भी तुम्हारे साथ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। ये शब्द मेरे लिए किसी मुसीबत की तरह थे। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ मेरा अब गुजारा नहीं होगा। वक्त की रफ्तार कभी थम नहीं सकी है और न ही कभी थम पाएगी। मैं मम्मी के कमरे में रह रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गई थी। छोटी भाभी के बच्चे मम्मी के कमरे में रहने लगे थे। उन बच्चों को भी मुझसे तकलीफ होने लगी थी। मुझे उन माँओं पर हैरानी होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी बुआ के लिए इतनी गलत गलत बातें सिखा देती हैं। मैं इन सारी माँओं को सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को समझाती हैं कि मासी और मामा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुआ और चाचा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उनके कार्य पर मैं सलाम करती हूँ। वक्त और तेज़ी से गुजर रहा था और यहाँ रहते हुए मुझे 2 हफ्ते बीत गए थे। मैं क्लास भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। मैं अपने कमरे में बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी जब एक दिन अचानक मेरे दोनों भाई मेरे कमरे में दाखिल हुए। तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे हौसला देने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर आते ही जो बात उन्होंने कही थी वो सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे भैया का कहना था कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, डॉक्टर से जाकर दवाई ले आओ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी तबीयत बेहतर होती है उसके बाद तुम अपना बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि हम तुम्हें अपने घर में और नहीं रख सकते। हमारे बच्चे हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तुम कमाती हो तो अफोर्ड भी कर सकती हो। अगर हमारे पास कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो हम तुम्हारी जल्द ही शादी भी करवा देंगे। मुझे पता था कि ज़ुबान मेरे भाइयों की नहीं है, बल्कि उनकी पत्नियों की है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। भला मैं उनसे उलझकर क्या करती। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। मैं आज ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना कर रही थी। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जा रहा था। छोटी छोटी बात पर ताने मिलना एक इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे पति से तो मेरा संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उसने मुझे तलाक भी दे दी थी। उस दिन मैं गैलरी में ही बैठी हुई थी जब अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कुछ देर तक अंदर किसी के आने का इंतज़ार करती रही थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द था और मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि कोई और दरवाज़ा खोल दे, मगर जब कोई नहीं आया तो बड़ी मुश्किल से मैं ही खुद उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी और साइड में हो गई थी, क्योंकि सामने कोई अजनबी लड़का खड़ा हुआ था। मैं उससे कुछ कहती, इससे पहले ही वो कहने लगा कि मिस चालू हैं आप। अभी मैं आके कुछ कहती, वो कहने लगा, मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ ऋषभ, जो कैमरा ऑफ करके आपके सामने आता है। कुछ लम्हे के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उसे एक स्टूडेंट से मैं पूरे 10,000 रुपये लेती थी और ये बहुत आराम से मुझे पेमेंट कर देता था। बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और अच्छा इंसान था। इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए ये कैमरा ऑफ रखता था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला कि मुझे पता चला है कि आपकी डाइवोर्स हो चुकी है। मैं आपके लिए अपना रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। आपके भाइयों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। अगर आपका इरादा हो तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर वो चला गया था, जबकि मैं बिल्कुल दंग रह गई थी कि आखिर ये क्या हुआ है। ऋषभ मेरे दरवाजे पर आया था। मेरे दिमाग में एकदम से वो अननोन नंबर आया था जिससे उससे कुछ दिन पहले कॉल आई थी। क्या ये वही इंसान था? कुछ सोच समझकर मैं अपने कमरे में आई थी और मैंने उसी नंबर को डायल किया था। कुछ लम्हे के बाद कॉल रिसीव हो गई थी। मैं हेलो कहती, इससे पहले ही वो कहने लगा कि आई एम सॉरी, ये मेरा ही नंबर है। मुझे पता था कि आप जितनी समझदार हैं बहुत ही जल्द पकड़ लेंगी। वो मैसेज करने का मकसद सिर्फ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, लेकिन आप बहुत अलग टाइप की हैं। मैं फ़ौरन बोली कि मैं तलाकशुदा हूँ ऋषभ, और तुम कुंवारे हो। जबकि वो फ़ौरन कहने लगा कि 4 साल से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता मिस। उसकी बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो आके बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। कॉलेज में आपके प्रोफेसर दीक्षित जी का बेटा हूँ। कई बार आपको कॉलेज में देखा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर आपकी शादी हो गई और मुझे पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं। हालांकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ आपकी खातिर, आपकी आवाज़ सुनने की खातिर मैं आपसे ट्यूशन पढ़ता था। प्लीज़ मुझे इनकार मत कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मुझे आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। मैं फ़ौरन बोली कि तुम्हें कैसे पता सब कुछ? कुछ लम्हे वो खामोश रहा था और फिर कहने लगा, जिसे मोहब्बत की जाती है उनकी हर खबर भी रखी जाती है। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं कहा था। समय तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरी तबीयत कुछ दिन के बाद ठीक हो गई थी। ऋषभ अपने पेरेंट्स के साथ
मेरा रिश्ता लेकर आया था। मैं तो हैरानी रह गई थी। ये ट्यूशन क्लासेस मेरे लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित होंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना कि जो लोग सब्र करते हैं, ऊपर वाला उनको सब्र का फल ज़रूर देता है। और मेरा फल ऋषभ के रूप में मुझे मिल गया था, जिसने जिसने मेरी पूरी किस्मत बदल कर रख दी थी। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, मगर मैं कहती हूँ कि जब भगवान चाहे तो चमत्कार भी हो सकते हैं। ऊपर वाला सब्र करने वालों के साथ हमेशा रहता है। मेरी ज़िंदगी अब ऋषभ के साथ खुशहाली से गुजर रही है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी परेशान ज़िंदगी के हालात बदले, उसी तरह हर बेटी की परेशान ज़िंदगी के हालात खुशहाली में बदल जाएं और हर घर की बेटी खुश और सलामत रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।